हेलो स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज बाय करंट। ओके, उसके बाद देखा हमने कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड होता है, वो हमने देखा। आर इक्वल टू रो एल बाय ए, ये क्वेश्चन हमने देखा। उसके बाद में देखा हमने कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये भी हमने देखा। ओके, और हमने ये भी देखा कि ईएमएफ क्या होता है and what is meant by terminal voltage and what is meant by the lost voltage. Okay, ये छोटे छोटे पार्ट है आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, ये हमने देखे और इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए। अब इसके आगे जो है आपका वो है करंट लॉ, किर्चॉफ्स करंट लॉ और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये जो दो लॉ है ये हम देखेंगे। बेसिकली दिस लॉज आर यूजफुल टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। वैसे कई थ्योरम भी है, जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, उसके बाद में सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सारे जो थ्योरम हैं ये आपको जब मोर देन वन रेजिस्टेंस, मोर देन वन ईएमएफ यदि सर्किट में हो तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करने के लिए आपको ये थ्योरम आपको यूजफुल होता है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ केसीएल और केवीएल ये दो ही लॉ है, और बाकी फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज वो आपके अगले टॉपिक्स है। तो अभी हम देखेंगे किर्चॉफ्स करंट लॉ। किर्चॉफ्स करंट लॉ को केसीएल शॉर्ट फॉर्म में, ओके, या किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ओके, किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ भी कहते हैं इसे, या आपका किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं इसे। किर्चॉफ्स करंट लॉ को किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ या किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। और ये जो लॉ है ये आपका करंट के रिलेटेड है, इसलिए इसको किर्चॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हमें पता है कि मान लो यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर एक ईएमएफ लगा हुआ है, तो ये मान लो कि ई है, तो हमें पता है कि ई इक्वल टू आई इंटू आर। ये इक्वेशन हमें पता है कि इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे ये जो सोर्स है आपका वोल्टेज सोर्स है, इसके कारण एक करंट फ्लो होगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव ये करंट फ्लो होगा। यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और हमें पता है कि ये जो बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट लाइक दिस। ओके, और ये सिंगल रेजिस्टेंस है। ओके, तो दिस इक्वेशन वेरी सिंपल। लेकिन मान लो कि यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं हम तो क्या होगा ये कि ये जो आई करंट फ्लो हो रहा है, दिस आई करंट विल गेट डिवाइडेड। ओके, मैं यहाँ रेजिस्टेंस देता हूं क्योंकि शॉर्ट नहीं चलेगा। दिस आई करंट विल डिवाइडेड इन दिस टू ब्रांचेस। मान लो कि आई जा रहा है तो यहाँ पर यहाँ करंट जाएगा I1 और यहाँ पर करंट जाएगा I2। ओके, दिस आई करंट बिकॉज ऑफ दिस सोर्स E विल गेट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, है ना। तो किर्चॉफ्स लॉ ये कहता है कि ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे आने वाले जो करंट का आप सम करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या कि एक जंक्शन है, यहाँ पर ये जंक्शन है और यहाँ पर करंट आ रहा है, मान लो कि I1 करंट आ रहा है, तो और यहां से दो करंट जा रहे हैं, ये I2 और ये I3। तो एज पर किर्चॉफ्स लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट दिस जंक्शन, इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है कि समेशन आई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू जीरो। या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, है ना। वेरी सिंपल। ये तो कॉमन सेंस है कि ये जो करंट यहां पर आ रहा है इट विल गेट डिवाइडेड इन टू ब्रांचेस। वो देयर आर टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन दैट ब्रांचेस, तो वहां पर डिवाइड होगा। ओके, तो किर्चॉफ्स करंट लॉ या किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। मान लो कि इसके जगह पर हम ज्यादा ब्रांचेस लेंगे। ओके, ये ब्रांच मान लो मैं और एक ब्रांच ऐड करता हूं तो होगा क्या, होगा ये कि यहां पर जो करंट आ रहा है, दिस करंट I विल गेट डिवाइडेड इन थ्री ब्रांचेस। दिस करंट विल डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन ये बनेगा कि I1 ओके माइनस I2
माइनस I3 I1 माइनस I1 माइनस I2 I इक्वल टू सॉरी I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, और यदि आपको मैथमेटिकल फॉर्म लिखना, समेशन I इक्वल टू 0। अब पता है स्टूडेंट की करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ओके, तो यहां पर ये जो चार्ज आ रहा है, दिस चार्ज इज गेटिंग डिवाइडेड इन 3 ब्रांचेस। तो यहां पर वही बात है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो यहां जो चार्ज आ रहा है इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस केसीएल में आपका जो चार्ज होता है, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, यानी कि जो आ रहा है, ओके, वो कोई यहां पर कोई जंक्शन को इसे खा नहीं रहा है। It is not getting lost anywhere in the junction and it is getting divided into 3 branches. So the charge conservation यहाँ होता है KCL में। This is very simple law. तो मैं फिर एक बार आपको रिपीट करता हूँ इसका डेफिनेशन। It is the algebraic sum of current at any junction is equal to 0. इसी उसे जंक्शन लॉ कहते हैं। जंक्शन लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हम करंट का कैलकुलेशन करते हैं और वो जंक्शन पे करते हैं, इसलिए उसको किरचॉफ जंक्शन लॉ कहते हैं या किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द किरचॉफ करंट लॉ। इसका कोई न्यूमेरिकल देखना है तो इट्स वेरी सिंपल कि मान लो एक शॉर्ट बताता हूं मैं आपको, यहां पर एक ब्रांच लिया, यहां पर एक ब्रांच लिया, यहां पर एक ब्रांच लिया, ओके, ऐसे ले लिया, और यहां पर मान लो कि करंट दिखा दिया यहां पर, ओके, 1 एम्पियर है, यहां पर 1 एम्पियर है, और यहां पर भी मान लो कि 1 एम्पियर है। ओके, ये करंट तो क्या होगा, 1 1 1 3 एम्पियर करना है, तो मैं यहां करता हूं कि यहाँ पे 2 एम्पियर। किसी ने पूछा कि यहाँ कितना करंट जाएगा, ओके, तो इट्स वेरी सिंपल कि 1 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है, 1 और 2 एम्पियर हो जाएगा, इसमें और 1 एम्पियर ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर जाते हैं, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 1 एम्पियर। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन में ऐड हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ पर आपका आउट हो रहा है। तो आपको पता है कि मान लो ये I1 है, ये I2 है और ये आपका I3 है, तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे I4, इसे लिखेंगे I5, तो ये I4 प्लस I5। ओके, सो देयर इज एडिशन ऑफ 3 करंट एट दिस जंक्शन, और यहाँ पे वो डिवाइड हो रहे हैं 2 पार्ट में, ये इनकमिंग हो रहे हैं, यहाँ से आउटगोइंग जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। कई बार सीटी में ऐसे न्यूमेरिकल पूछते हैं। ओके, ये यहाँ दे सकते हैं, आपको यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस ऑल अबाउट द किरचॉफ्स करंट लॉ, वेरी सिंपल। अभी हम देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को किरचॉफ्स मेश लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहते हैं या किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम डील करते हैं लूप से, एक क्लोज लूप से डील करते हैं। केसीएल में हमने जंक्शन पे डील किया था कि जंक्शन से जो करंट आ रहे हैं जा रहे हैं उससे डील किया था। वेयरएज इन केस ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वी कंसीडर द लूप, क्लोज लूप। आपको पता है कि मान लो यहां पर एक सोर्स है और ये एक सोर्स है और यहां पर लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस। ओके, ये मान लो V है, ये आपका R है, तो हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, और ये क्वेश्चन में हम ऐसे लिख सकते हैं V माइनस आई आर इक्वल टू 0। वैलिड है क्योंकि मैंने इसको इधर ले लिया, ये वैलिड है। ओके, बट दिस इज अ वेरी बेसिक इक्वेशन जिसमें एक सोर्स दिया गया है और एक रेजिस्टेंस दिया गया है। तो होगा क्या कि जब यहां पर 2 सोर्स दिए जाएंगे, जब यहां पर 2 सोर्स दिए जाएंगे, 2 रेजिस्टेंस दिए जाएंगे, और हो सकता है कि यहां पे और एक ब्रांच दी जाएगी, ओके, तब ये जो सर्किट ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 सोर्स है, ओके, ये E1 ये E2, ओके, रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 या ये R4। ओके, टू कैलकुलेट द, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E1 और E2 और मे बी द करंट थ्रू ब्रांच दिस R2। ओके, तो आपको बहुत कैलकुलेशन करने पड़ेंगे क्योंकि सोर्स 2 है और हमें एक सोर्स हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं रेजिस्टेंस का, और बाय कैलकुलेटिंग द टोटल रेजिस्टेंस वी कैन डिवाइड द वोल्टेज विद द रेजिस्टेंस एंड वी हैव द करंट। वेरी सिंपल। लेकिन यहां पर जब आपके 2 लूप आ रहे हैं तो होगा क्या कि 2 करंट फ्लो होंगे एंड देयर विल बी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। तो
इन दिस केस यू कैन अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपने अप्लाई किया तो आपको 2 या 3 इक्वेशन मिलेंगे। वो इक्वेशन में इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी करंट और एनी वोल्टेज सोर्स इफ इट इज नॉट गिवन। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो ये कहता है कि किरचॉफ ये कहता है कि इन अ क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। इन अ क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किरचॉफ्स करंट लॉ में हमने करंट कहते हैं, यहां पर आपको वोल्टेज आ रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। यहां पर हम देखेंगे ये जो था आपका सोर्स और ये हो गया V, ये IR। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कह रहा है कि समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। यहां हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन E प्लस समेशन IR इक्वल टू 0, क्योंकि यहां हमने क्या किया था, यहां किया था हमने V माइनस IR इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल हमें 0 मिलेगा, ये हमें 0 मिलेगा, क्योंकि यहां जो एनर्जी रहेगी बिकॉज ऑफ दिस EMF इज शेयर्ड बाय दिस ओनली वन रेजिस्टेंस। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आपकी एनर्जी जो होती है वो आपकी कंजर्व हो जाती है, यानी कि एक लूप में जो भी आपकी एनर्जी है वो कंजर्व हो जाती है। द एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स is divided in the voltage drop across the resistances। इसका जो एनर्जी है यहाँ पे ये जो एज अ ड्रॉप बोल के यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ड्रॉप बोल के यहाँ पर ये IR के साथ में मिल जाएगा, और ये V जो रहेगा V विल इक्वल टू IR, V विल इक्वल टू IR की जो एनर्जी है वो यहाँ IR के फॉर्म में रहेगा। वेरी सिंपल। अब मान लो सर्किट जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या 2 सोर्स या 3-4 रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो क्या होगा, तो ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे ड्रॉ की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 सोर्स है, E1 और E2 2 सोर्स है, और रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4 और R5, ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स के कारण एक करंट फ्लो होगा यहाँ से, उसको हम नाम देंगे I1, ओके। और ये जो I1 है ये ऐसे फ्लो होगा, यहां पर भी आएगा I1, ओके। और यहां पर जो E2 ये जो सोर्स है इसके कारण भी करंट फ्लो होगा, वैसे फ्लो होगा, ओके। इसको हम नाम देंगे I2, ओके। अब यहां देखिए स्टूडेंट आप कि ये जो I1 है और ये जो I2 है, ये दोनों करंट यहां पे मिलेंगे, और आपको पता है कि किरचॉफ करंट लॉ में कि ये इसका एडिशन होगा, तो यहां पर क्या जाएगा, यहां पर जाएगा I1 प्लस I2। तो यहां पर कुछ साइन कन्वेंशन हमें देखने पड़ेंगे कि मान लो ये सोर्स है और करंट का डायरेक्शन हम ऐसा ले रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो आपको यहां से जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल राइज का, मैं फिर से पहले इक्वेशन बताऊंगा आपको कि समेशन पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0। इसका मतलब जो आप ऐड करेंगे पोटेंशियल को वो प्लस होगा, माइनस होगा, लेकिन टोटल मिला के क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर आपको देखना है कि मान लो कि आप इधर से कैलकुलेशन कर रहे हो और डायरेक्शनल करंट ये है आपका, तो यहां पर आपको ये लेना है ड्रॉप, ये लेना है आपको पोटेंशियल, सॉरी ये लेना है आपको पोटेंशियल राइज लेना है, लेकिन ये ड्रॉप आप उल्टे डायरेक्शन जा रहे हो, यानी कि आप इधर से जा रहे हो तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप लेना पड़ेगा। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है मान लो, ओके, और आप इधर से जा रहे, डायरेक्शन करंट आप इधर जा रही है, ये करंट डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन आप जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो यहां पर आपको लेना पड़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप, और यहां पर मैं रेजिस्टेंस दे रहा हूं और इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और कैलकुलेशन यानी कि आप जब पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल राइज का एनालिसिस कर रहे हो, तो इस डायरेक्शन में यदि आप जा रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा पोटेंशियल राइज लेना पड़ेगा, यहाँ क्या लेना पड़ेगा, पोटेंशियल राइज। इन शॉर्ट ये जो E1 जो बैटरी है, ओके, ये बैटरी जो यदि आप पोटेंशियल राइज यानी पॉजिटिव ले रहे हो तो अधिक आपका रेजिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यदि डायरेक्शन उल्टा ना हो तो आपका जो बाकी कैलकुलेशन IR जो रहेगा आपका वो नेगेटिव आएगा। ये जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व करते समय आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक सर्किट डायग्राम दिया है जिसमें 5 रेजिस्टेंस है, 2 सोर्स लगे हुए हैं, और इसका अब हम निकालेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से इक्वेशन। तो पहले हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन ABEF, ये कंसीडर करेंगे पहले। लूप जो है वो A B
ई, ए बी ई एफ, एफ और ए। ओके, ये जो लूप है ए बी ई एफ ए, ये हम कंसिडर करेंगे और इसमें देखेंगे कि पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहां से हम यहां की जा रहे हैं। अब ये डायरेक्शन करंट ऐसे हो रहा है तो हमें भी हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो भी इसी डायरेक्शन कर रहे हैं। तो यहां पर पोटेंशियल राइज होगा तो मैं E1 लिखता हूं, E1। अब यहां पर देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम माइनस करना पड़ेगा I1 R1। ओके, अब ये हो गया। अब आगे हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, यहां मिल रहा है हमें, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें माइनस I1 R1 सॉरी I1 प्लस I2 ओके इंटू R3 मिलेगा। ओके, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब आगे कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है तो अभी आगे जाएंगे हम तो यहां फिर माइनस I1 R1 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमें इक्वेशन मिला। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, E1 माइनस I1 R1 माइनस I1 R3 माइनस, ये ऐसे होगा, ये R3 माइनस होगा लाइक दिस। ओके, तो ये क्या होगा, माइनस I1 R3 माइनस I2 R3 माइनस I1 R1 इक्वल टू 0। इससे आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, E1 माइनस I1 कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। और अगर कॉमन निकालेंगे तो हम ये R1 प्लस R2 प्लस R3, ये माइनस कॉमन लिया हमने और R1 प्लस R2 प्लस R3 किया, माइनस I1 R1 ओके इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमें इक्वेशन मिला। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक गलती हुई है, ये जो है R2 रहेगा। ओके, तो ये हम ये R2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे ये 2 आएगा तो I1, तो ये R2 प्लस R3 प्लस R1 ओके ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर इक्वेशन होगा I2 R3 अलग रहेगा। ओके, तो ये I1 हमने कैंसिल कर लिया तो ये E1 माइनस I1 इन ब्रैकेट R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस I2 R3 ओके, R2 I3 जो ये अलग रहेगा तब। ओके, ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। तो दूसरा अभी हम लूप कंसीडर करेंगे, वो कौन सा रहेगा, B C D E B रहेगा, B C D E B। ओके, ये जो लूप है इसे हम कंसीडर करेंगे। इसमें देखेंगे आपकी यहाँ पर सोर्स लगा हुआ है, उसके कारण ये करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I2। और अभी हम धीरे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सोर्स है ये लेंगे हम पोटेंशियल राइज E2 अब माइनस ओके I2 R4 E2 माइनस I2 R4 फिर माइनस ओके I1 प्लस I2 इंटू R3 ये हो गया। ओके, और जब ये करंट यहां पे आएगा तो ये भी देना पड़ेगा हमें, तो इसे भी माइनस I2 R5। ओके, यहां थोड़ी गड़बड़ी हुई थी स्टूडेंट, क्योंकि हमने ये जो R2 था ये R1 लगा था, इसलिए थोड़ा गलती हो गई थी यहाँ पर, अदरवाइज ये ठीक है। और यहां पर देखिए अब E2 ये लिया हमने और ये लिया हमने माइनस I2 R4 और फिर माइनस हमने लिया I1 प्लस I2 इंटू R3 ले लिया, फिर माइनस I2 R5। तो ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया इक्वल टू 0, ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। ओके, ये पहला इक्वेशन, ये पहला, ये दूसरा, और हम अभी तीसरा और एक इक्वेशन निकालेंगे। वो क्या रहेगा, वहां उसमें हम कंसिडर करेंगे A B C लूप कंसिडर करेंगे, A B C, उसके बाद में ये D E एंड F और A। ओके, A B C D E F और A, ये हम इक्वेशन आप कंसिडर करेंगे, ये लूप कंसिडर करेंगे। और ये लूप में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कौन से रेजिस्टेंस आपको इनकाउंटर होंगे। तो यहां पर देखेंगे कि पहले E1 ओके, E1 एज इज हम ले रहे हैं, E1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, डायरेक्शन इस तरफ हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए वो E1 एज इज लेंगे। E1 माइनस क्या होगा I1 R2
I1 R2 आगे जाएंगे। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट, हम जा रहे हैं इस तरफ, हम जा रहे हैं इस तरफ और करंट का डायरेक्शन उधर जा रहा है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा I2R4। ओके, और आगे जाएंगे हम। ओके, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि कैलकुलेशन ऐसे हो रहा है, हम जा रहे हैं इस तरफ, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस लेना पड़ेगा E2, माइनस E2। अब हम आगे जा रहे हैं, करंट इस तरफ आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो यहां पर फिर प्लस I2R5। अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा रास्ता ये है, तो यहां से जा रहे हैं आगे। तो आगे आप देखेंगे कि अब यहां पर देखेंगे आपकी जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका फिर माइनस होगा ये I1R1 हो गया। यहां से U1 से स्टार्ट किया था हमने, U1 ले लिया, फिर I1R2 ले लिया, उसके बाद में ये प्लस होगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो I2R4 होगा, माइनस E2 हो गया, और फिर ये प्लस लेंगे क्योंकि ऑपोजिट जा रहे हैं हम, तो I2R5 ले लिया हमने, और ऊपर जाएंगे तो यहां पर हमें I1R1 मिलेगा। तो ये इक्वेशन मिलेगा आपका तीसरा इक्वेशन। स्टूडेंट हम फिर एक बार जो पहला इक्वेशन वो देखते हैं कि ये E1 है आपका, ये राइज हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल राइज लेता हूं मैं, आ लेता हूं, पोटेंशियल राइज हो गया। आगे गए हम तो I1R2 लिया, I1R2। ओके, फिर आगे जाएंगे हम तो I1 प्लस I2 ओके इंटू R3, ये भी ले लिया हमने। ओके, और आगे ले जाने के बाद में हमने माइनस I1R1 यानी ये ले लिया। तो ये इक्वेशन भी आप ठीक हो गया है, ये क्वेश्चन भी ठीक हो गया। सो दिस वे यू कैन डू द कैलकुलेशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आपको लूप को कंसिडर करना है, पूरा जो लूप होता है, मतलब ये एक लूप, ये दूसरा लूप और ये तीसरा लूप। मान लो कि आपको 3 लूप है, तो आपको 2 या 3 लूप जब आप कंसिडर करेंगे तो आपको I1 और I2 या R3 की जो वैल्यू है आप निकाल सकते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में इन शॉर्ट हम ये देखते हैं कि जो एनर्जी है, जो आपकी वोल्टेज सोर्स की एनर्जी है वो कंजर्व होती है, यानी कि जो E1 के कारण जो करंट फ्लो होता है, और जो करंट और जो रेजिस्टेंस है वो IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस IR, तो IR बिकम्स इक्वल टू E1। एंड जो भी E1 रहेगा या आपका IR रहेगा, उसका आप अलजेब्रिक सम निकालेंगे इन अ लूप, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको समझ आया कि द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल राइज इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो ये किरचॉफ करंट लॉ हो गया आपका चार्ज के बारे में या आपके एनर्जी के बारे में। किरचॉफ करंट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज जंक्शन लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लूप लॉ या मेश लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ। ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट। ये मैं फिर से कैलकुलेट देखता हूँ, E1 माइनस I1 R2 ठीक है, और माइनस I1 इंटू R3 ठीक है, माइनस I1 R1 ये भी ठीक है। ओके, E1 माइनस, ये फिर से कर लूँ यहाँ पे कैलकुलेशन, तो मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो E1 माइनस I1 R2 माइनस R3 I1 माइनस I2 R3 माइनस I1 R1। ओके, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, I1 और ये I1, तो ठीक है ना। तो माइनस E1, तो इसमें से I1 कॉमन निकाल के हम R1 प्लस R2 प्लस R3, सिर्फ इसकी जो टर्म है ये अलग रहेगी I2 R3 की। ओके, तो एक ही बात है। एंड ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ करंट लॉ की कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं कि मान लो कि यहाँ सर्किट दिया हुआ है आपको, एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, ये रेजिस्टेंस हटा देता हूँ मैं क्योंकि टाइम कम लगेगा। ओके, और यहाँ पर आपको सोर्स दिया है 12 वोल्ट, यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस है। और यदि अब आप देखेंगे कि यहाँ से करंट I फ्लो होगा, जो यहाँ पे I1 रहेगा, यहाँ पे करंट I2 रहेगा। हम देखते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, अब देखेंगे आपकी I1 क्या है, I1 इक्वल टू क्या है, I1 इक्वल टू 12 वोल्ट डिवाइड बाई 3, ये आएगा
12 वोल्ट डिवाइड बाय 3 ओम, ये आएगा 3 चौ यानी कि 4 एम्पियर, ये हो गया। I2 देखेंगे हम तो क्या आएगा 12 डिवाइड बाय 4 ओम, तो ये आएगा 3 एम्पियर। ओके, तो टोटल क्या आ गया, टोटल आएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 एम्पियर। 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 एम्पियर, ये टोटल I मिल गया आपको। ओके, अब यदि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन करके देखेंगे डायरेक्टली क्या मिलेगा, तो 1/3 प्लस 1/4, ये 12, ये 4, ये प्लस 3। ओके, तो ये आएगा 7/12 यानी कि R इक्वल टू आएगा 12/7 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। और इसको हम यदि वोल्टेज से डिवाइड करते, वोल्टेज को R से डिवाइड करते हैं तो V कितना है 12 वोल्ट है, और इसको हम 12/7 से डिवाइड करें तो क्या होगा 12 इंटू 7 डिवाइड बाई 12। ओके, तो 7 एम्पियर, यानी कि हमने किरचॉफ करंट लॉ को प्रूव किया। यानी कि आपने टोटल निकाला करंट का, सॉरी टोटल निकाला आपने रेजिस्टेंस का, और उसको वोल्टेज को डिवाइड किया तो आपको टोटल करंट क्या मिला 7 एम्पियर। ओके, और यदि आपने इंडिविजुअल कैलकुलेट किया तो कितना मिला कि यहाँ पर मिला आपको 4 एम्पियर, यहाँ पे मिला 3 एम्पियर, तो 7 इक्वल टू 4 प्लस 3 इज प्रूव्ड। तो किरचॉफ करंट लॉ अब ऐसे भी समझ सकते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टूडेंट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो आई थिंक इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।